everyone, here I'm back with another video that is on the mechanical properties of non-contractile soft tissues. बेसिकली हम इसको सब कुछ डिटेल में देखेंगे, काफ़ी कुछ है इसमें देखने वाला। और कुछ लोगों को अगर बेसिक चीज़ें पता है जैसे कंपोजिशन क्या है कनेक्टिव टिश्यू की लाइक दैट, तो वो इसको स्टार्ट में स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन कंट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है कि हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती क्या है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम उनको कहते हैं जो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सिंपली हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में हमें पता चलता है जब हम कोई एप्लीकेशन करते हैं फोर्स की। ठीक है, अब वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, आप कह सकते हो कि हार्डनेस हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की एलोंगेशन हो सकती है, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि हमारे पास जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ से हमारा मतलब ये है जैसे लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स होंगी, जॉइंट कैप्सूल हो गए, फेशिया हो गया, जो हमारे पास मसल्स में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं या स्किन में। ठीक है, ये सारे जो हमारे पास हैं ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं कि एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना वो हमारे पास परमिएट्स करते हैं पूरी इंटायर बॉडी में। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज्ड हुए भी होते हैं हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, लाइक ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की वेरियस टाइप्स है ना उस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये सब उसकी टाइप्स भी हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी को। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम सबसे पहले सिर्फ ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक लिगामेंट है। ठीक है, लिगामेंट है हमारे पास, या हम कहते हैं हमारे पास नी जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम ले लेते हैं नी जॉइंट को, सही है। सही है, हमने ले लिया नी जॉइंट को। अब नी जॉइंट को अगर हम ले लेते हैं और हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास लिगामेंट्स जो इसको कवर करें, आगे से हमारे पास इंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट होता है। ठीक है, बैक साइड पे हमारे पास इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास पीछे की साइड पे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास एक पेन है। ठीक है, और अगर मैं इसको स्टेबलाइजेशन देती हूँ आगे और पीछे दोनों साइड से। ठीक है, अगर मैं इसको कोई चीज़ आगे या पीछे से एक ऐसी चीज़ देती हूँ जो स्ट्रेंथन कर रहा है उसको, तो क्या होगा कि ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा जो स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास क्या है, नी जॉइंट है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऊपर फ्यूमर, नीचे टिबिया और फिबुला आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जिसके साथ सपोर्ट कर रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास इन तीनों बोन्स को, ये स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज भी आ जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन और सारा कुछ आ जाता है। ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें सपोर्ट करी हैं। अब इस लिगामेंट ने क्या किया, इसको दोनों साइड से सपोर्ट किया, आगे पीछे से। ठीक है, दोनों साइड से भी, लाइक मीडियल, लेटरल, कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, आगे पीछे क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, और जो हम कहते हैं हमारे पास साइड्स पे कोलेटरल लिगामेंट्स हैं। अब इसको अगर हम इस तरह से सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास इसमें डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगी, लाइक अपनी जगह से जॉइंट हिलेगा नहीं। ठीक है, जब अपनी जगह से जॉइंट नहीं हिलेगा तो हमारे पास क्या मूवमेंट हो जाएगी, ये हमारे पास सपोर्ट कर देगा स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी को। तो हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहली चीज़ सपोर्ट कर दिया स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी को। फिर हम आ रहे थे ये कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज एक्चुअली हैं क्या, उन कौन सी। ठीक है, लिगामेंट्स जैसे अभी हमने डिटेल में देखा, इस तरह टेंडेंस भी होते हैं जो मसल के एंड में होते हैं, उनको जो हमारे पास बोन के साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं वो हमारे पास टेंडन्स होते हैं। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल जो जॉइंट को कवर अप कर रहे होता है। ठीक है, फेशिया हमारे पास लेयर है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्किन, इन सब को इन्होंने क्या कह दिया, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हमारे पास जो ये सारी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं
इनमें ये है कि हमारे पास ये क्या करते हैं, इनमें कनेक्टिव टिश्यू करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें कनेक्टिव टिश्यूज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक हम उसी की टाइप से इसको रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि अब हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल हैव कनेक्टिव टिश्यूज़ करेक्टरिस्टिक्स। हमने कहते हैं सबके पास कनेक्टिव टिश्यूज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट में कैन लीड के डेवलपमेंट ऑफ एडिशंस कॉन्ट्रैक्चर्स। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो क्या करें, डेवलपमेंट करें एडिशंस की, कॉन्ट्रैक्चर्स की, अफेक्ट करें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टिश्यूज़ क्रॉसिंग जॉइंट्स। अब ये कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि, चलो हम मसल की एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एडिशंस और कॉन्ट्रैक्चर्स की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि एडिशंस हमारे पास क्या होती है कि दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ना, लाइक दो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसकी कॉज कोई भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं यहाँ पे कर रहे, सिर्फ हम ये बता रहे हैं एडिशंस क्या होती हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर है, लाइक अगर हम लिगामेंट्स को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि लिगामेंट्स की आगे और पीछे, या आप ये कह सकते हो आगे और साइड वाले लिगामेंट्स के साथ इसकी एडिशंस होना शुरू हो जाएंगे, एडिशंस बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लाइक किसी किसी जगह ये स्कार लाइक टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ टिश्यूज़ को स्टिक करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। दूसरे हम कहते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स। कॉन्ट्रैक्चर्स को हम बेसिकली ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग और हार्डनिंग हो जाती है मसल की, टेंडन्स की, किसी भी टिश्यूज़ की, ठीक है। जो हमारे पास बेसिकली डिफॉर्मिटीज़ को या लीड कर रही होती है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जॉइंट्स में रिजिडिटी आ जाती है, लाइक जॉइंट्स जो होते हैं ना वो रिजिड हो जाते हैं, आप ये कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हम उसको कितना फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी रिजिडिटी ये है कि अगर स्प्रिंग बहुत बड़ा है या बहुत सख्त है और उसको आप खींच नहीं सक रहे हो, ठीक है। जब हम कहते हैं कि एक स्प्रिंग है हमारे पास और वो बहुत बड़ा है, वो बहुत सख्त है, तो उसको खींचने में क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, जो इतनी फोर्स हमारे अंदर शायद ना हो। तो ये क्या करेगा, हमारे पास क्या करेगा, इसमें रिजिडिटी ज़्यादा हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने यही कहा है कि हमारे पास इफेक्ट करेगी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यूज़ जो हमारे पास जॉइंट को क्रॉस करें। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आ गई है वो है, अगर हम कहते हैं हमारे पास टिश्यूज़ की ROM रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है। लाइक हमने कहा, जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी का कम हो गई है, अब उसकी ROM भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लाइक रेंज ऑफ मोशंस हमारे पास जैसे हमें पता है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब नॉर्मली आप मोशन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, जितनी उसकी नॉर्मल रेंजेस होनी चाहिए थी जॉइंट की या जिस जगह की वहाँ की या टिश्यूज़ की, उनकी वो नॉर्मल रेंज परफॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर ये जो टिश्यूज़ हमने कहा कि इन्होंने इसकी वजह से क्या हो रही है, ROM रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उस स्ट्रेचिंग से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन स्ट्रेच फोर्सेस की हम दे रहे हैं क्या वो हेल्पफुल है, ठीक है। क्या हम जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इस तरह से इसकी एक्सटेंसिबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, क्या ये सही है, हम कितनी इसको इंटेंसिटी दें, कितनी स्ट्रेच फोर्स, ये हम सारी डिटेल देखेंगे, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और इन सब को आगे, ठीक है। ओनली वे हमारे पास जो इंक्रीज़ करने का एक्सटेंसिबिलिटी है कनेक्टिव टिश्यू की वो है हमारे पास इसका बेसिक आर्किटेक्चर को रीमॉडल करना है, ठीक है। लाइक उसके बेसिक आर्किटेक्चर को हम ये कह रहे हैं कि हम उसके रिमॉडल करें बेसिक आर्किटेक्चर को। वो कैसे हम करें कि हमारे पास, जैसे हमने कहा कि एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज ही तब कर सकते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की, जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया था कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए थे, हार्डनिंग हो गई थी, ठीक है। हार्डनिंग की वजह से क्या हुआ था कि सिर्फ हार्डनिंग नहीं हो रही थी मसल में, जैसे हमने कहा स्प्रिंग में कि हार्डनिंग नहीं थी, बल्कि उसकी क्या होती थी कि शॉर्टनिंग भी, क्योंकि वो अपनी जगह से लेंथ में इंक्रीज नहीं कर रहा था, अपनी एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहा था।
तो हम उसके बेसिक आर्किटेक्चर को कुछ इस तरह से कर देंगे कि या तो हम उस स्प्रिंग को पतला करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर उस तरह से नहीं, अगर हम नॉर्मल मसल में देखते हैं तो हम क्या करेंगे, उस मसल की कॉन्ट्रेक्चर्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको रिमूव कराएंगे ताकि उसके बेसिक आर्किटेक्चर को रिमॉडल कर सकें, ठीक है। सिंपली हम इसमें स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो हम आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की कंपोजिशन पे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज की जो कंपोजिशन है हमारे पास वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन बेसिकली जो बेसिक्स हम पढ़ते आए हैं हिस्टोलॉजी वगैरह में भी वही है, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन है उसमें हम ये कह रहे हैं हमारे पास 3 टाइप्स हैं फाइबर्स की, ठीक है। लाइक 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है नॉन फाइब्रस ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। लाइक अब हम आके नीचे इसको देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम आ गए हैं कोलेजन फाइबर्स पे, ठीक है। कोलेजन फाइबर हमारे पास मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन है। लाइक जो हमारे पास मैमल्स है ना, इनमें सबसे ज़्यादा यही प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है मैमल्स में। 25 to 35% होती है होल बॉडी का जो प्रोटीन कंटेंट है वो इस पे डिपेंड करे। लाइक कोलेजन जो होता है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट बना रहा है, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे पास मोस्टली जो एलोंगेटेड फिब्रल्स होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या हो है, रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी इसलिए किया कि हमें ये पता चले कि हमारे पास स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ द टिश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरी चीज़ रेजिस्ट कर रहा है टेंसाइल डिफॉर्मेशन को, ठीक है। मैं कोलेजन की इतनी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आई थिंक सो कि आप पे सबको पता ही होगा कोलेजन की क्या क्या है और किस तरह से हम कहते हैं कि कोलेजन हमारे पास कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को। सो हम यहाँ पे तो आ गए थे, ठीक है। हमने ये सब कुछ देख लिया था कि हमारे पास कैसे है, सही है। अच्छा, अब हम आगे हैं, हमने कहा कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ द टिश्यू की है कि इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास जब हम टिश्यूज़ को इलास्टिसिटी में ला रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी में ला रहे थे ना, तो उस टाइम ये क्या करता है कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टिफनेस या स्ट्रेंथ का टिश्यूज़ को एक हेल्प कर रहा होता है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो टेंसाइल डिफॉर्मेशन है उसको, टेंसाइल डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम किसी जॉइंट पे टेंस दे रहे हैं, ठीक है। लाइक टेंस, या आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेस अप्लाई करें, ठीक है। हम सिंपली हम लेते हैं स्ट्रेस अप्लाई करें, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें किसी भी जॉइंट पे, सॉरी जॉइंट कह रही हूँ, किसी भी टिश्यू पे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ पे, टाइल, लिगामेंट्स होगी, टेंडन्स हो गए, ठीक है। इन पे हमने क्या किया कि हमने इसको जॉइंट को किया, ठीक है, पकड़ा और हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब क्या किया कि इस कोलेजन फाइबर्स को फ़ौरन अलर्ट मिला, ठीक है। लाइक हम ये कहते हैं कि हम इसको, हमने क्या कहा, हमने इसको खींचने की कोशिश की, ठीक है। दोनों तरफ से पेन को अगर मैं कहती हूँ कि हमने दोनों तरफ से इसको खींचने की कोशिश की, क्या हुआ कि इसने एक सिग्नल सेंड किया कोलेजन्स को जो उसके अंदर प्रेजेंट थे टिश्यू के अंदर। उसने कहा यार ये जो है ना तुम्हारे पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है, इसको रोको वरना टिश्यू की डैमेज या इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे पास वहाँ पे डिफॉर्मेशन, लाइक टिश्यू के स्ट्रक्चर का जो चेंज होना है ना उसको रोक रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हम ये कहते हैं कि डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि हमारे पास परमानेंट जो होती है ना आपके जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें तो हम कहते हैं कि उसके परमानेंट स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, बल्कि जैसे कोलेजन फाइबर्स अलर्ट होते हैं वो उसको वापस इलास्टिसिटी को इंक्रीज करके वापस ले आते हैं, ठीक है। लाइक हम कहते हैं अपनी जगह पे वापस ले आते हैं। सिंपली है स्टिफनेस का भी यही मतलब है कि वो एक हार्ड सी रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास टिश्यू को, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो किसी भी फोर्स के एक्ट में इंजरी जल्दी से कॉज ना हो, इसको स्ट्रेंथ दे रहा होता है, ठीक है। सो हम ये देख लेते हैं कि हमने कहा सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल हो गया स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ द टिश्यूज़ को, ठीक है। आगे हम ये हमारे पास चीज़ ये है कि जो ट्रोपोकोलेजन क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रोपोकोलेजन क्रिस्टल्स को हम ऐसे कहते हैं,
ओके अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा थोड़ा सा ऐसे कहते हैं हम तो रहेगा कोलेजन की जब सिंथेसिस हो रही होती है ना हमारे पास, ठीक है, तो ये उस टाइम बनता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि हमारे पास जब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास स्टार्ट होती है, कैसे होती है सिंथेसिस किस जगह की, वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले जो एक जीन है वो डिटेक्ट करता है और उस तरह से राइबोसोम्स जो है ना हमारे पास सिंपली राइबोसोम्स के या आपके कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर हमारे पास क्या बना है कि प्री प्रो कोलेजन है, ठीक है, प्री प्रो कोलेजन एक बन गया है, ठीक है। उसके बाद वो बाहर निकला है, उस साइटोसोल में रिलीज़ हुआ है, साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होने के बाद उसने क्या किया है, राइबोसोम से रिलीज़ होने के बाद उसने प्रोसेस परफॉर्म किया जिसको हमने क्या कह दिया ग्लाइकोजाइलेशन, ठीक है। ग्लाइकोजाइलेशन करने के बाद उसने क्या किया कि हम कहते हैं कि उसने सिंपली, अच्छा अगर मैं इसको डायग्राम से बताऊँ तो ज़्यादा ईजी है थिंक सो। ओके हम कोलेजन की सिंथेसिस देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कैसे हो रही है कि सबसे पहली ट्रांसलेशन और ये राइबोसोम में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्सिलेशन और ये हमारे पास प्रोलीन और लाइसिन की, ठीक है। लाइक हमारे पास वो जाके क्या करें अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अटैच होने के बाद उन्होंने प्री प्रो कोलेजन बनाया और जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था, ठीक है। उसने राइबोसोम के थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको रिलीज़ करवाया, ठीक है, और साइटोसोल में आ गया। जब साइटोसोल में आया उसने सबसे पहली चीज़ क्या की है, साइटोसोल का आई गया, ठीक है, लाइक जो येलो सा दिखाया हुआ। इसमें क्या किया उसने ग्लाइकोजाइलेशन की, ग्लाइकोजाइलेशन करने के बाद ये क्या बन गया प्रो कोलेजन। प्रो कोलेजन के बाद ये थर्ड फिफ्थ स्टेप में आया तो हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन हुई, लाइक 3 हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास प्रो कोलेजन का फाइबर्स ये स्क्रीट कर जाता है हमारे पास सेल से, सिक्रेशन और इस सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एन और सी टर्मिनल्स की डोमेन्स रिमूव हो रही है, जैसे हम हिस्टोलॉजी में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल नहीं बता रही, ठीक है। एन और सी टर्मिनल डोमेन्स रिलीज होती है, हमारे पास ट्रोपो कोलेजन बन जाता है, लाइक एंड्स जो है ना इनके रिलीज हो जाते हैं, एक साइड पे एन होता है एक साइड पे सी टर्मिनल्स होते हैं, दोनों को रिलीज करके हमारे पास ट्रोपो कोलेजन का फाइबर बनता है। ट्रोपो कोलेजन के फाइबर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ना ढेर सारे, तो हमारे पास क्रॉस लिंक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोलेजन फिब्रिल्स, ठीक है। और ये हमारे पास कोलेजन फिब्रिल्स जो है इनमें जाके कोलेजन का एक पूरा बंडल बनाते हैं, ठीक है। ये हम बस कहलाता है कोलेजन की सिंथेसिस और यही हम डिटेल में देख रहे थे कि ट्रोपो कोलेजन क्रिस्टल्स क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कोलेजन माइक्रोफिब्रिल्स के। जैसे हमने डायग्राम में देख लिया कि हमारे पास ट्रोपो कोलेजन क्रिस्टल्स हैं क्या, ठीक है, फिर बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, कोलेजन के माइक्रोफिब्रिल्स के, सही है। अब जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो टेंडन्स और लिगामेंट्स के मोस्टली जो होती है ना उसमें टाइप 1 कोलेजन होती है, ठीक है। और टाइप 1 कोलेजन जो होती है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है टेंशन में, ठीक है। जैसे हम टेंशन अप्लाई करते हैं वो क्या होती है कि फ़ौरन से उसको रेजिस्ट करती है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ना वो मैच्योर होते हैं फिर डेवलप करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जैसे कोलेजन फाइबर्स डेवलप होते हैं सबसे पहली जो बॉन्डिंग होती है वो अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबिलिटी की तरफ कन्वर्ट होती है और कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ये जब उसका प्रोसेस डेवलपमेंट सिंथेसिस हो रही थी ना ये उस टाइम बन रहा है, ठीक है। जितनी हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ना उतने ही ग्रेटर मैकेनिकल स्टेबिलिटी आती जाएगी, ठीक है। जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात की थी कि हमारे पास जैसे हम कोई फोर्स अप्लाई करें ना तो उसके जो हम कहते हैं उसके एप्लीकेशंस के रिलेट करके ना फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जितनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगी उतनी ही मैकेनिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लाइक जितनी हम एप्लीकेशन करेंगे फोर्सेस की उसके खिलाफ या उसके ऑपोजिट जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो टिश्यूज़ की ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम कहते हैं टिश्यूज़ हमारे पास जितनी ज़्यादा हम कहते हैं ना उसमें कोलेजन का प्रोपोर्शन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जितनी ज़्यादा हमारे पास कोलेजन की ज़्यादा प्रेजेंस होगी किसी टिश्यू में तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा है, क्योंकि ये बेसिक हमारे पास स्टिफनेस जॉइंट की स्ट्रेंथ दे रही थी और टेंसाइल फॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रही है, मोस्टली ये काम कर रही है स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो थे वो इलास्टिन फाइबर्स हैं। इलास्टिन फाइबर्स के नाम से जैसे पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी के साथ रिलेट करें, ठीक है। इलास्टिन जो है ना हमारे पास हाईली इलास्टिक प्रोटीन होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। लाइक जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके अंदर सबसे बेसिक हाईली इलास्टिक प्रोटीन जो है वो इलास्टिन होता है, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली अलाउ करता है बहुत सी टिश्यूज़ को क्या वो अपनी शेप में रिज्यूम कर जाएं या वापस आ जाएं, ठीक है। उसमें स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन जो है ना ताकि जब हम स्ट्रेचिंग या कॉन्ट्रैक्शन करते हैं किसी लिगामेंट जॉइंट टेंडन की या किसी भी चीज़ की तो हमारे पास क्या हो जाए कि वो अपनी शेप के अंदर वापस आ जाए, ठीक है। सिंपली जो हम
ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए इसको करते हैं, ठीक है। हेल्प स्ट्रक्चर टू इट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लोड बेयरिंग टिश्यू भी है, ठीक है, बॉडीज़ के अंदर वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, लाइक हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनमें, ठीक है। और क्या होता है कि क्या करती है उन प्लेसेस में जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर होती है, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे उसको स्टोरेज चाहिए होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी को स्टोरेज चाहिए वहाँ पे क्या करता है कि हमारे पास लोड बेयरिंग टिश्यूज़ में क्या कर रहा है कि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लोड बेयरिंग टिश्यू के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंपली हम ये कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास है इलास्टिन फाइबर, जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाने का काम करेंगे तो एक्सटेंसिबिलिटी ऑटोमेटिकली ये प्रोवाइड करें, ठीक है। शो अ ग्रेट डील ऑफ elongation with small loads and fail abruptly without deformation at higher loads। उन्होंने कहा कि ग्रेट डील होती है elongation स्मॉल लोड्स के साथ, ठीक है। लाइक उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छे से ये डील कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं लोड्स की elongation करें। लाइक स्मॉल लोड अगर हम अप्लाई करते हैं किसी स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, लाइक जो हमारे पास स्प्रिंग है अगर हम उस पर स्मॉल लोड अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, लाइक अगर हमारे पास लोड स्मॉल है, अगर हम एक स्प्रिंग को लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और अगर हम कहते हैं ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और अगर हम उस स्प्रिंग पे थोड़ा सा लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ डिफॉर्मेशन इतनी होगी, ठीक है, अपने जॉइंट से वो इतना मूव करेगा, सही है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल लोड के साथ था, लेकिन क्या होता है ना कि ये जल्दी ही अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, लाइक कम बैक कर जाएगा इस पोजीशन में जो हमारे पास नॉर्मल पोजीशन थी, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न कर देगा। लेकिन जो हमारे पास अगर हम ज़्यादा लाइक बहुत हायर लोड के साथ देते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है कि एक डिफॉर्मेशन कॉज हो जाती है, ठीक है। हमने कहा था कि हमारे पास हायर डिफॉर्मेशन कॉज हो जाती है हायर लोड्स पे, ठीक है। अच्छा अब स्मॉल लोड्स के साथ ने अच्छे से डील किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हायर लोड्स के साथ ये डैमेज हो जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, डिफॉर्मेशन कॉज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा सकता क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में पूरे तरीके से चेंज आ गए, ठीक है। इस तरह से टिश्यूज़ जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट होती है इलास्टिन के साथ, जिसमें इलास्टिन ज़्यादा होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स टाइप 3 कोलेजन से जो हमारे पास क्रिएट होते हैं रेटिकुलर सेल से, ठीक है, टाइप 3 कोलेजन से मिल के बने हुए होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं ना वो क्रॉस लिंक होते हैं और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलन, ठीक है। रेटिकुलन हम कहते हैं कि रेटिकुलर फाइबर सेल से कोलेजन टाइप 3 कोलेजन थी, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो हमारे पास तब बनते हैं रेटिकुलन तब बनता है हमारे पास जब रेटिकुलर फाइबर्स एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक कर जाते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है। एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, क्रॉस लिंकेजेस हो रही है, मैश लाइक नेटवर्क बन रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रेटिकुलन। रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं ना वो हमारे पास टिश्यूज़ ये क्या करते हैं, बल्क परफॉर्म करते हैं, लाइक जितनी ज़्यादा बल्जिंग परफॉर्म करते हैं कि आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास उसमें ना मटेरियल ज़्यादा फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये उस तरह से आप बल्क को ले सकते हो, या आप बल्क को कहते हो कि हमारे पास हम कहते हैं ना कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि मसल मोटा है, ठीक है, लाइक हम मोटा होने की ना इसको इस सेंस में ले रहे होते हैं कि रेटिकुलर फाइबर्स हमारे पास टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि बल्क हमारे पास बहुत सी चीज़ों के लिए हेल्पफुल भी होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या कर रहा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है, वो हमारे पास एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। हमने जो लास्ट चीज़ पढ़ी थी वो हमारे पास थी ग्राउंड सब्सटेंस।
हमारे पास प्रोटीओग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। ये हम बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन हम देख लेते हैं। प्रोटीओग्लाइकन के फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रेट करता है, मैट्रिक्स को स्टेबलाइज कर रहा है, हमारे पास कोलेजन नेटवर्क्स को रेजिस्ट कर रहा है कंप्रेसिव फोर्सेस को, ठीक है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं प्रोवाइड करते हैं लिंकेज बिटवीन मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, बिटवीन सेल मैट्रिक्स अपोनेंट्स। ग्राउंड सब्सटेंस जो होती है वो मोस्टली इनऑर्गेनिक जेल है, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीओग्लाइकन का फंक्शन था हाइड्रेट कर रहा था मैट्रिक्स को है अब हाइड्रेशन लाइक वाटर सप्लाई दे रहा होगा, ठीक है। वाटर सप्लाई या फ्लूइड सप्लाई कह सकते हो, ठीक है। स्टेबलाइज कर रहा है कोलेजन के नेटवर्क्स को, उनको स्टेबलाइजेशन दे रहा है ताकि कोलेजन के नेटवर्क्स क्या हों कि स्टेबिलिटी में रहें, वो ना अपने आप जगह से डिस्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस, लाइक जो हमारे पास फोर्सेस जो कंप्रेस कर रही होती है ना, हम ये कहते हैं हमारे पास पेन है और इसको हम ऊपर नीचे दोनों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। ये कंप्रेसिव फोर्सेस कहलाती हैं और हम इसको प्रोटीओग्लाइकन्स क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है। कंप्रेसिव फोर्सेस हम कहते हैं जॉइंट पे अगर कोई फोर्स हम बाहर से अप्लाई करें कंप्रेसिव तो उसको रेजिस्ट करेगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे पास लिंकेज बिटवीन मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, बिटवीन सेल्स एंड मैट्रिक्स अपोनेंट्स, सारी चीज़ों को, ठीक है। लाइक एक लिंकेज प्रोवाइड करने का काम है। फिर उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस जो होती है ना मोस्टली इनऑर्गेनिक जेल होती है, ठीक है, जो हमारे पास वाटर कंटेन की, जिसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है। ये सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, ये रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन बिटवीन फाइबर्स के दरमियान में क्या कर रहा है कि हमारे पास फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स को, ठीक है। लाइक जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह से, न्यूट्रिशंस लाइक उसने पूरे मसल या पूरे टेंडन पूरे जॉइंट में देनी है तो उसका काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो आ गई है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव क्रॉस लिंकेजेस बिटवीन फाइबर्स बाय मेंटेनिंग स्पेस बिटवीन फाइबर्स, ठीक है। लाइक ये प्रिवेंट कर रहे हैं हमारे पास क्रॉस लिंकेजेस को फाइबर्स के दरमियान, ताकि हमारे पास जो स्पेस है फाइबर्स में वो मेंटेन रहे, और वो मेंटेन रहेगी तो हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। ये हमारे पास आगे तक ग्राउंड सब्सटेंस और हमारे पास तीनों फाइबर्स को हमने डिटेल की कंपोजिशन देख ली थी कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है।